नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सोशल सितारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हर बार हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, या तो देश के लिए समर्पित होता है या समाज के लिए समर्पित होता है। आपको याद होगा, बहुत पहले जब हम छोटे थे तो हम सुना करते थे अपने माता पिता से, वो अक्सर ये कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज के समय में इससे उलट भी हो रहा है, क्योंकि आज स्पोर्ट्स आपको ऐसी संभावनाएं देता है जिससे आप राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप अपनी पहचान बना सकते हैं, नाम बना सकते हैं। और आमदनी की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी आमदनी का जरिया भी स्पोर्ट्स में है। एक ऐसे ही स्पोर्ट्स से जुड़ी शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। इंटरनेशनल एथलीट हैं रोहन शाह। रोहन, सबसे पहले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। रोहन, खेल की जब हम चर्चा करते हैं तो आज के समय में आप देखिए कि खिलाड़ियों में जो जज्बा है वो केवल ये नहीं है कि आपको एक अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन उसके पीछे आपको मेहनत है, नाम है, पहचान है, और आप आगे चलकर इसको अच्छे करियर के तौर पे भी देखते हैं। कैसे देखते हैं एथलीट को आप? देखिए, एक एथलीट की लाइफ में अगर आप जर्नी के बारे में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत मेहनत है, बहुत सारी परेशानियों को से गुजरना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक एथलीट, हर एक स्पोर्ट्समैन जो खेलता है या जो स्पोर्ट्समैन है उसको उस चीज़ से गुजरना पड़ता है। वो सबसे बड़ी बात है, वो है इंजरी। तो हमारे लाइफ में भी मेरे एक एथलीट की जर्नी में भी अभी तक की जो भी है वो सबसे बड़ी चीज़ थी, वो थी इंजरी। और मेरे एक टाइम में मेरे को याद है कि इंसिडेंट हुआ था। एक मेरे गेम के पहले मुझे इंटरनेशनल किर्गिस्तान के लिए निकलना था, और उस समय मेरे साथ एक इंजरी आई मुझे, और वो थी कि वो इतना ज़्यादा सीवियर था कि मैं एकदम अनफिट हो चुका था। और डॉक्टर का यही कहना था कि उन्होंने एक ही चीज़ सलाह दी कि एक स्ट्रेचिंग हम बता सकते हैं, अगर उससे रिलीफ हो गया तो आप जा सकते हो, अगर नहीं हुआ तो आप नहीं जा पाओगे। तो वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, और मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और सब उस चीज़ उन्हीं के हाथ में है। कैसे इंजरी थी और किस तरीके से आप अनफिट हो सकते थे? वो मेरे बैक इंजरी आ गई थी, और मैं बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। प्रैक्टिस के दौरान में एक सीवियर इंजरी आ गई थी। उसके बाद आप बाहर आ गए उससे? हाँ, मैं विदिन 2 डेज के अंदर मैंने रिकवर किया, और भगवान ने मुझे बचाया, और आज आप आगे जा पाए फिर? हाँ, बिल्कुल, खेला भी और मैंने मेडल भी लेके आया भारत के लिए। बहुत बहुत अच्छी बात है। और देखिए, बिलासपुर के रोहन जो कि यहाँ से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एज ए एथलीट अपनी पहचान बना रहे हैं, लेकिन जिस फील्ड से जुड़े हैं उस पर तो हम चर्चा करेंगे कि आखिर स्ट्रेंथ जो लिफ्ट है ये क्या चीज़ होता है। अभी तक हमने रोहन वेट लिफ्टिंग ही सुनी थी और हमें लगता था बस यही एक खेल है, लेकिन एक नया भी खेल आपके माध्यम से देखना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि वो अपनी फैमिली लाइफ और अपनी लाइफ कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स आपसे 24 घंटे मांगता है। राइट। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रायोरिटी। आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, और मैं हमेशा जो भी मुझे करना हो, जो भी मुझे काम करना है, या मैंने कोई चीज़ प्लान की है तो मैं हमेशा उसको प्रायोरिटी दिया हूँ। और जब भी मुझे कुछ करना रहता था तो मेरा उसका फोकस उस टाइम उसी चीज़ पे रहती थी, और बस प्रायोरिटी देते हुए मैंने आगे बढ़ा है। और रही बात स्पोर्ट्स की, तो मेरा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे फर्स्ट हाफ पूरा बॉडी पे जाता है, मेरे फिटनेस पे जाता है। चाहे मुझे फ्लाइट पकड़ना हो, चाहे मुझे ट्रेन पकड़ना हो, चाहे मुझे कहीं भी ट्रैवल करना हो, चाहे मेरे अर्ली मॉर्निंग भी फ्लाइट पकड़नी हो, मैं सवेरे उठ के मैं जिम जाता ही हूँ। मेरे को फिटनेस के बिना मेरी दिन शुरुआत नहीं होती है। तो इस तरीके से मैं अपने पर्सनल लाइफ को और अपने डेली रूटीन को और अपने स्पोर्ट्स को मैं मैनेज करता हूँ। इसमें फैमिली का सपोर्ट भी रहता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है घर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरा। अच्छा, थोड़ा सा इस आपके उसके करियर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले का जो लिफ्ट था, आज का जो लिफ्ट है, या जो स्ट्रेंथ लिफ्ट है, ये वास्तव में है क्या, और कैसे इस पे आप काम करते हैं, या कैसा ये खेल होता है? स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में जनरली हमें पीछे से उठाना होता है, हमें वजन जो उठानी होती है पीछे से उठाना होता है। अच्छा। और एक और गेम होती है उसके अंदर में, उसमें होती है इंक्लाइन बेंच प्रेस।
एक जो नॉर्मल पावर लिफ्टिंग में नॉर्मल बेंच प्रेस होती है, इसमें इंक्लाइन बेंच प्रेस होती है, जिसका जो बेंच प्रेस होती है वो 45 डिग्री पे होता है और हमें उसमें वजन उठा के बाहर दिखा के हमें उनको दिखाना होता है। तो वो ये दोनों डिफरेंस है स्टैंड लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग हम कंधे के बल पे उठाते हैं, बट हम जो स्टैंड लिफ्टिंग है वो हमें कमर के बल्ले और पीछे से उठाना होता है। अच्छा, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? चूंकि आप छत्तीसगढ़ से हैं, बिलासपुर से हैं, और छत्तीसगढ़ को वैसे भी बहुत छोटा शहर समझा जाता है जब तक कि ये राज्य नहीं बना था तब तक। तो कितनी संभावना थी और इसका सपना फिर आपने कैसे देखा और कैसे इस दिशा में आप आए? मैं आपको फिर से एक इंसिडेंट बताऊंगा। मैं आज पिछले 12-13 साल से जिम कर रहा हूँ और एक दिन अचानक जिम में मेरे से रेगुलर प्रैक्टिस में मुझे एक बंदा दिखा जो नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहा था, पावर लिफ्टिंग की कर रहा था। और मैंने अपने ट्रेनर से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक नेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हैं। फिर मेरे को भी दिमाग में आया कि मेरे को भी कुछ करना है, अपने देश के लिए करना है। और वहाँ से मुझे पता चला कि ये ऐसा गेम है कि ये अंतर्राष्ट्रीय में भी इसको खेला जाता है या रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मुझे तो प्रॉपर ट्रेनर वगैरह सब मिल गया आपको? यस, मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग है, मेरे ट्रेनर्स के थ्रू गाइडेंस मिलता है, मेरे डाइटिशियन अलग हैं और सबकी चीज़ के अलग अलग मेरे पास सपोर्ट है। अभी छत्तीसगढ़ में ही है, मुझे बिलासपुर में ही सब कुछ चीज़ की फैसिलिटी उपलब्ध हो जाता है। एक खिलाड़ी के रूप में सबसे ज़्यादा कठिन आप क्या देखते हैं? खिलाड़ी के रूप में जैसे मैंने बताया कि सबसे जो एक खिलाड़ी के अंदर में जो आती है वो इंजरी आती है। तो वो सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक एथलीट बिना संघर्ष के कभी आगे सक्सेस नहीं हो सकता। उसको इस चीज़ से गुजरना ही पड़ेगा और उसे घबराएंगे नहीं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बट कॉमन का मतलब ये नहीं है कि ये पेनफुल नहीं होता। ये बहुत दर्दनाक होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। कभी भी कहीं पे भी क्रैम्प आता है। मैंने बहुत सारे ऐसे गेम्स भी देखे हैं जहाँ क्रैम्प खेलते खेलते वक्त या दौड़ते वक्त उनको क्रैम्प्स आ जाते हैं और वो नहीं खेल पाते हैं। तो हमें कभी भी क्रैम्प्स आते हैं, कभी भी पेन आ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये कठिनाइयाँ हमें गुजरना ही पड़ता है। एक खिलाड़ी के लिए तो इससे आप अलग नहीं हो सकते, तो होना ही है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक छत्तीसगढ़ को स्पोर्ट्स के लेवल पे या इस तरीके के जो स्पोर्ट्स हैं, जो नए स्पोर्ट्स हैं जिसके तरफ यूथ ज़्यादा आ सकता है, उनको ज़्यादा अच्छे मौके मिल सकते हैं, कहाँ देखते हैं आप, कहाँ तक जाना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि हर एक बच्चे को जो स्पोर्ट्स में जाना जाता है और उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाऊँ तो मैं आने वाले टाइम में मेरे अपने लेवल पे मैं एक बहुत अच्छा कंपटीशन कराने का सोचा है, जिसमें मैं उन बच्चों को उस प्लेटफॉर्म में उनको मैं एक लोकली मोटिवेट कर सकूं, उनको एक दायरा दिखा सकूं कि आप भी अपने आप को अपने नेशनल लेवल पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा सपना है और ये मैं बहुत जल्द करने वाला हूं, ताकि जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते ही हैं बट उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उन्हें आगे का दायरा नहीं दिखता, वो मैं करूँगा। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी तो आप लोग के ऊपर हो ही जाती है। जब आप एक नाम पहचान मिल जाती है तो पीछे जो आ रहे बच्चे हैं स्पोर्ट्स में, उनको एक पहचान देने की बात है। प्रेरणा की बात मैं आपसे करूं रोहन, तो प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? क्योंकि सिर्फ प्रेरणा काम नहीं आएगी, आपका फिजिक भी आएगा, आपके लिए फाइनेंशियली भी यहाँ पर सपोर्ट होगा, ट्रेनर भी आपको चाहिए, डाइटिशियन भी आपको चाहिए, जिम भी आपको चाहिए। तो ये केवल अकेले का प्रयास नहीं, बहुत लोग आपके साथ में प्रयास करते हैं। तो कहाँ से मोटिवेशन मिलता है आपको? देखिए, भारत को रिप्रेजेंट करना ही मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है और जब जब मैं जाता हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। बहुत ज़्यादा एक सपना बनता है कि वहाँ जीतना है, अपने देश को रिप्रेजेंट करना है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहती हुई नदी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। अच्छा जी। क्या नदी रुकती है? वो नहीं रुकती है, वो बहती चली जाती है। तो हमारी लाइफ भी एक बहती हुई नदी की तरह है। हमें आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, क्योंकि एक बहती हुई नदी एक कई सारे चट्टानों से गुजरती है, पहाड़ों से गुजरती है, पत्थरों से गुजरती है, बट वो रुकती कहीं नहीं है, वो आगे बढ़ते चले जाती है। तो हमारी लाइफ भी उसी तरह है और मैं यूथ को यही कहूँगा कि आगे बढ़ते चले जाओ,
फोकस ऑन योर पैशन एंड वर्क फॉर योर गोल। अच्छा, सपने अक्सर ये होते हैं रोहन कि आप बचपन से देखते हैं या आप फोकस्ड होते हैं कि मुझे इस दिशा में जाना है। तो अगर कोई बच्चा हम देख रहे हैं कि पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट उसका पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट्स में आ रहा है, तो पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस उम्र से बच्चों को स्पोर्ट्स में अगर उन्हें इंटरेस्ट है तो आप कौन सी ऐसी एज होती है जिसपे आपको डिवोटेड होना पड़ता है स्पोर्ट्स के लिए, या किसी भी उम्र पे? खास इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए जी। देखिए, खेलने का और स्पोर्ट्स का कोई स्पेसिफिक टाइम डिफाइन नहीं है। मेरे हिसाब से जिस बच्चे को, जिनको भी अगर लगता है कि उन्हें स्पोर्ट्स में उतरना है या वो स्पोर्ट्स के लेवल पे निकल सकते हैं या खेल सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर उनको उस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उतना खेलना कूदना भी इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते देते अपने खेल कूद को सेक्रीफाइस करते हैं। तो मैं पेरेंट्स को भी यही कहूँगा कि जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उतना खेल कूद को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें, ताकि बच्चे हर फील्ड में आगे बढ़ें। क्या आपको लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया का अब जमाना आ चुका है, आप देखिए सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो एथलीट्स के लिए ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कितना ज़रूरी है या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को? देखिए, कौन कितना यूज़ करता है वो उस पर डिपेंड करता है, और कितना इम्पोर्टेंट है वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि कई सारे ऐसे एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिनको पब्लिक इंटरेक्शन से डायरेक्ट मिलना नहीं हो पाता या वो बात नहीं कर पाते, तो ये वो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि उससे वो आगे आने वाले जो यंग यूथ हैं उनको वो इंस्पायर कर सकते हैं, वो उनसे बात कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि वो उनकी डेली रूटीन क्या है, वो क्या डाइट लेते हैं, क्या मेहनत करते हैं, क्या उनको चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो आज के समय में सोशल मीडिया बहुत ही ज़रूरी है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए भी और सभी के लिए, यूथ को बताने के लिए। आप कितना समय दे पाते हैं, और कोई अगर आपको अप्रोच करना चाहे तो क्या आप उपलब्ध है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर? मैं तो सभी सोशल मीडिया में उपलब्ध हूँ और मैं सभी को रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स लोगों की भी मैसेज। अभी रिसेंटली की बात बताऊंगा, एक डॉक्टर ने मुझे मैसेज किया था, उनकी बेटी बैडमिंटन खेल रही पिछले 2.5 साल से, और वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के आगे नहीं बढ़ पाई। तो मैंने उनको बहुत अच्छा गाइड किया और मैंने डायरेक्शन बताया कि क्या करना है और आप कैसे आगे अपने बच्चे को, क्योंकि वो बहुत ही छोटी उम्र है, अभी 8 साल की है। तो मैंने, जैसे आपने पूछा कि खेल का कोई उम्र नहीं होता, कब कहाँ किसका लक कहाँ आगे ले जा सकता है आपको नहीं पता। तो मैंने उनका हेल्प किया और आगे देखिए क्या। अच्छा रोहन, जो भी गेम्स होते हैं, चाहे आप स्कूल लेवल पे देखिए चाहे कॉलेज लेवल पे देखिए, हम टूर्नामेंट के माध्यम से आगे चलते हैं और स्कूल कॉलेज हमको ये टूर्नामेंट्स अवेलेबल कराते हैं, और उसके बाद आपको किसी न किसी संस्था के साथ में जुड़कर सिलेक्शन होने के बाद आप आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ लिफ्ट की अगर आप बात करते हैं, आपका कार्यक्रम देखने के बाद मान लीजिए कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो वो कहाँ अप्रोच करे? कई बार ऐसा होता है ना, जानकारी का अभाव होता है और वो बच्चे नहीं कर पाते, तो इसके लिए भी प्रॉपर थोड़ा सा गाइडलाइन बताइए आप। बिल्कुल, आप स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की वेबसाइट है, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, और वहाँ फेडरेशन में आप जब जिस भी स्टेट से हैं वो डायरेक्ट मेल उस फेडरेशन उस पर्टिकुलर सिटी और स्टेट को जाता है, और वहाँ से आपको वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरा मिल सकता है। फिर उसकी ट्रेनिंग वगैरह भी आपको वहाँ से मिल सकती है। अपना अनुभव बताइएगा मुझे, क्योंकि शुरुआत जब कभी भी होती है तो वो छोटे स्तर पर होती है और फिर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचते हैं। क्या कोई ऐसा अनुभव है जो आप शेयर करना चाहें हमसे? देखिए, मैं अपनी बात बताऊंगा, एक अपनी जर्नी के बारे में। बचपन में मैं बहुत गोलू मोलू था और मेरा एक सपना था कि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, बट मैं अपनी फिटनेस की वजह से, उस समय मैं बहुत ज़्यादा अनफिट था और मोटा था, और अपने अनफिटनेस के साथ फिटनेस नहीं अच्छे होने की वजह से मैं वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन वो कहते हैं ना, वो एक समय आ जाता है या वो चीज़ सिखा देती है या कुछ दिल पे लग जाती है वो बात। तो वो लगी आपको? वो लगी है मुझे बचपन में, और वो मुझे मौका इस गेम ने दिया है कि रोहन, यही एक समय है जहां तुम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने भारत को। तो ये मेरा, तो वो चैलेंज आपको वहां से, वो चैलेंज मुझे वहां से मिली है, और मेरे पापा से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वो भी एक नेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुके हैं, एक बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, रेलवे की तरफ से खेलते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है।
अच्छा, अलग अलग जो विधा में स्पोर्ट्स है, हमने देखा कि एक अच्छे मुकाम पर आने के बाद में, जैसा कि आपने बताया कि पापा रेलवे से खेलते हैं, ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट भी हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं स्पोर्ट्स को। क्या ऐसा कोई मौका आपको मिला, या आपको लगता है कि आगे चल के कुछ संभावनाएं बनती हैं खिलाड़ियों के लिए अलग अलग संस्थानों से जुड़ने का? जी बिल्कुल, आप हर संस्था के अलग अलग रोल्स है, और आप जितना ज़्यादा उस संस्था से जुड़े रहेंगे तो आपको ज़रूर उस आगे बढ़ने का मौका तो जरूर मिलेगा। मतलब उनका भी सिलेक्शन का अपना कुछ क्राइटेरिया होता है? बिल्कुल, हर गेम का अलग अलग क्राइटेरिया है, और हमारे में भी जूनियर, सब जूनियर, मास्टर, सीनियर, ऐसे ऐसे अलग अलग कैटेगरी होती है, और आपकी सिलेक्शन उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब थोड़ा आपके खेल पर आते हैं। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत की ही बात है ये। छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर धान प्रधान है, यहाँ पर चावल खाया जाता है, ऐसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस जो डाइट होती है वो परिवारों में नहीं देखी गई। आपको लगता है एथलीट्स के लिए जो डाइट है वो कितनी ज़रूरी है, और वास्तव में हमारे शरीर को ताकत जो मिलती है वो किससे मिलती है, और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए कि हेल्दी रहें, हम भी फिट रहें? वो क्या देखा? देखिए मैम, बहुत लोगों का एक मिथ है कि लोग सोचते हैं कि हम जिम चले जाएं, हम खेल कूद लें तो हम फिट हो जाएंगे, लेकिन आप मानेंगे नहीं, 24 घंटे में जो आप 2 घंटा आप जिम में दे रहे हैं या फील्ड पे दे रहे हैं, 22 घंटा आप क्या खा रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा। एक एथलीट के लिए डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डेडिकेशन, माइंड का स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक इंसान को मैं हमेशा, जब भी मैं अपने स्कूल के अवेयरनेस प्रोग्राम में जाता हूँ या पब्लिक अवेयरनेस में जाता हूँ, मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि डाइट, आपकी डेली रूटीन, टाइम टू टेबल में खाना खाना, समय पे खाना खाना, और आपके एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसे हैं सिर्फ खा रहे हैं, अपने लाइफ में खुश हैं, बट वो कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप जिम जाओ, मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी एक्टिविटी करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, दौड़ने जाइए। फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है हर एक इंसान को, और उसकी कोई उम्र नहीं है। मैंने आज भी, अगर आप स्टडीज में देखेंगे तो 60 साल 70 साल की लेडीज को भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा। हाँ जी, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। मतलब उम्र की कोई सीमा नहीं होती है? नहीं होती है, क्योंकि आपकी मसल्स, हर एक मसल्स की आपकी बॉडी की जरूरत है, हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। तो जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो उसका आपको, मतलब शरीर में स्ट्रेंथ, ताकत के लिए कई बार आपने देखा होगा रोहन, चूंकि आप स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग है, कई बार ये होता है कि हमने देखा है कि काफी एज के लोग भी पहाड़ों पर ट्रैकिंग बड़ी इजीली करते हैं, वहीं पर यंग जो बच्चे हैं वो नहीं कर पाते। तो क्या सबके शरीर की ताकत एक समान होती है, हम उसको ला नहीं पाते हैं? ताकत के लिए करना क्या है किसी व्यक्ति को? ताकत के लिए आपको, वही मैंने कहा कि आपको कहीं ना कहीं एक फिजिकल एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको लगता है कि मेरे को नहीं, मुझे ट्रैकिंग बहुत अच्छा लगता है, तो ट्रैकिंग वो रोज उसकी जाने की कोशिश करेगा। किसी को खेलने का, जैसे क्रिकेट है, आज क्रिकेट को खेलना है तो उसे रोज प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ेगा। हर चीज के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने प्रायोरिटी अपनी बॉडी को फर्स्ट हाफ उसी को दिया है। मतलब मैं जिम जाना है, मुझे जाना है। आज मैं यहाँ आया भी हूँ आपके यहाँ, तो मेरी फर्स्ट हाफ मेरी प्रैक्टिस थी, मेरे को अपना रेगुलर जिम जाना था और मैं वो करके आया हूँ। अच्छा, पहले के रोहन में और आपका रोहन में जब आप खुद अपना शरीर देखते हैं तो आपको कैसा लगता है कि ये फिटनेस अगर आपकी पहले मिल गई होती तो शायद आप आज आर्मी में होते स्ट्रेंथ एथलीट की जगह? तो एक डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, वो आपने कहा। तो डाइट में मुझे संक्षेप में आप ये बताइए कि एक एथलीट है या सामान्य व्यक्ति है, उनके लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये दो चीजें आप लोगों की लाइफ में बहुत मैटर करती हो। देखिए, मैं एक एथलीट के लिए बोल सकता हूँ, और हाँ, क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते? मैं पूरा प्रोटीन डाइट में रहता हूँ मैम, और मेरे फ्रूट्स इंक्लूडेड है, ड्राई फ्रूट्स इंक्लूडेड है। प्रोटीन में मैं जो भी खाता हूँ मैं प्योर घी में खाता हूँ, और बटर और घी में, और बाकी मैंने मेरे में ना राइस इंक्लूडेड है। मेरे को चपाती खाए मुझे 2 साल हो गया। तो फिर चपाती नहीं खाते तो फिर खाते क्या है आप? मैं पूरा प्रोटीन डाइट में हूँ। प्रोटीन तो में शेक के माध्यम से लेते हैं? नहीं, शेक के माध्यम से नहीं। जैसे आप चना है, चने का है, सूखा चना है, मैं चिकन खाता हूँ, और मुझे फिश खाना होता है। तो ये सब चीजें मेरे, तो डेली आपका डाइट जो है वो आपका प्लान रहता है कि आपको रूटीन ये डेली? मेरे डाइटिशियन हर एक महीने में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं।
मेरा प्रॉपर टेस्ट होता है, उसके बेसिस में वो डाइट चेंज होती रहती है। कोई ऐसा मौका हुआ रोहन जब आपको लगा हो कि ये वाला जो टूर्नामेंट में है, या कभी ऐसा होता है ना कि आपने अचीव किया हो कि आपको गोल्ड मेडल मिलना है और आपको नहीं मिला, तो कोई ऐसा वाकया है जब आपको लगा हो कि नहीं यहाँ पर मैं चुका हूँ, मुझे और कुछ सीखने की जरूरत थी? क्योंकि हर समय सफलता नहीं ना, कभी कभी असफलता भी मिलती है, तो वो उससे कैसे बाहर आता है? मैम देखिए, इस बार तो बहुत ज़्यादा मैंने जी जान लगाई थी, लेकिन लगा मुझे सिल्वर ही। और सपना था गोल्ड लाने का, बट कुछ किलोग्राम से मैं चूक गया, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि अगला जो लिफ्ट करने जा रहा है वो कितना लिफ्ट करेगा। अच्छा। हमारे को 3 लिफ्ट मिलती है, तो पहला लिफ्ट हम खेला, जैसे दूसरा लिफ्ट उसने खेला, तो वो सेकंड लिफ्ट क्या लेने वाला है वो हमें पता नहीं होती है। तो वहाँ बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, और हमारे साथ बहुत सारी कंट्रीज भी जुड़ी हुई थी। तजाकिस्तान थी, किर्गिस्तान थी, नेपाल के थे, पाकिस्तान के लोग थे, मंगोलियंस भी आए थे, इस बार चाइना भी आए थे, चाइना के लोग भी आए थे, काफ़ी सारी कंट्रीज आई थी। तो एक इच्छा तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आगे तो मैं प्रयास करते रहूँगा और गोल्ड लाने की पूरी कोशिश करूँगा। बिल्कुल, उसके लिए शुभकामनाएं हमारी। दूसरा ये रोहन की स्टेट में ही अगर आप देखें, इंडिया में ही अगर आप देखें, तो हमारे अलग अलग स्टेट का जो भौगोलिक वातावरण है, वहाँ के जो यूथ है, वहाँ के उनकी अपनी जो कैपेसिटी है, उसमें ही इतना फर्क होता है। लेकिन जब आप लोग इंटरनेशनल जाते हैं तो वहाँ का फिजिक, वहाँ के लोगों की स्ट्रेंथ, ये भी तो कई बार मैटर करती होगी आपको। हाँ बिल्कुल, उनका खान पान ही अलग है। आज हम किर्गिस्तान गए थे, कजाकिस्तान गए थे अभी रिसेंटली, उनका खान पान बिल्कुल अलग है, और वो हम खान पान हम नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है 1-2 दिन। तो उसका शरीर की ताकत पर फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, हमें बहुत फर्क पड़ता है। आज वो लोग ब्रेड खाते हैं, उनकी टर्की चिकन होती है, वो लोग हॉर्स खाते हैं, और वहाँ की बीफ होती है, वहाँ की मीट होती है, बट वो हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। तो हमें थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, और हम अपना खुद का भी डाइट घर से लेके जाते हैं, तो वहाँ हम लोग इस तरीके से बैलेंस करते हैं। कितने चैलेंजेस होते हैं इसमें? ये जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है, इसमें कितने तरीके के चैलेंजेस होते हैं आपके पास में, और कितने स्टेप में आप टूर्नामेंट में भाग लेते हैं? इसमें देखिए, अगर मैं गेम की बात करूं तो हमारे में टोटल 3 गेम होते हैं, और 2 गेम को जोड़ के 1 गेम बनता है, और एक सेपरेट गेम होता है। तो इसमें हमें हर एक गेम में 3-3 लिफ्ट मिलती है, और उसमें हमें जो टोटल होता है, और जिसका जब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, और ये कैटेगरी वाइज होती है, जूनियर, सीनियर, मास्टर, और वेट कैटेगरी के हिसाब से होती है। अच्छा, आपका खुद का वेट या उठाने वाला वेट? नहीं, मेरा वेट रहेगा, वो भी कैलकुलेट होगी, देखा जाएगा, मेरा एज भी देखा जाएगा, और मैंने टोटल लिफ्ट कितनी की है वो। अच्छा। तो एक, जैसे मैं 95 kg के कैटेगरी में खेलता हूँ, तो मेरे 85 से 95 में जितने भी प्लेयर्स होंगे, उन लोगों का टोटल लिफ्ट होगा, उसमें जो ज़्यादा हाईएस्ट उठाएगा। जब टाई होता है तो उसमें देखा जाता है कि बॉडी वेट कितनी है, तो जिसका कम वेट होता है और वो ज़्यादा लिफ्ट करता है, तो उसको मेडल लगता है। कितने टूर्नामेंट्स अब तक आप खेल चुके हैं और कितने सम्मान हासिल हो चुके हैं रोहन? मैम अभी तक के मैंने 11 मेडल्स जीत चुका है भारत के लिए, और अभी तक मैंने 6 बार भारत को रिप्रेजेंट कर चुका है। और अब छत्तीसगढ़ के लिए क्या प्लानिंग है आपकी, कि आपको यहाँ को क्या देना है? क्योंकि आप यहाँ के बेटे हैं तो जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल, क्या सोचा है आपने? मैंने आपको बताया कि मैंने बच्चों के लिए मैंने काफ़ी सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर रहा हूँ। मैं स्कूल्स में जाके उनको इंस्पायर भी करता हूँ। मैंने बहुत सारे स्कूल वालों ने मुझे बुलाया भी है, मैं वहाँ जाके उनको इंस्पायर करता हूँ, बताता हूँ, अपनी रियल लाइफ को उनको समझाता हूँ कि कैसे इतनी सारी चीज़ों से मैंने फेस किया और मैं कैसे इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। और ये मैं अवेयरनेस प्रोग्राम हमेशा करूँगा, और बच्चों को ज़रूर इंस्पायर करूँगा, ताकि वो भी अपने स्पोर्ट्स में और किसी भी प्लेटफॉर्म में आगे बढ़े। रोहन, हर चीज़ की एक उम्र होती है, जैसे कि हमने देखा है कि क्रिकेट में भी खिलाड़ी अच्छा खेलने के बाद संन्यास ले लेते हैं, तो क्योंकि ये स्ट्रेंथ की बात है, तो क्या पर्टिकुलर कोई एक एज फिक्स है क्या कि आप वहां तक ही इस पे खेल सकते हैं? नहीं, इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है। जब तक इवन मैं तो यही कहूंगा, मेरा जब तक शरीर मेरा साथ देगा मैं तब तक गेम खेलूंगा। बिल्कुल। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि भारत के लिए ऐसे ही मेडल लाइए, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खेलने की कोई उम्र नहीं होती, बात होती है इच्छा शक्ति की। अगर आप में इच्छा शक्ति है, आप मेहनत करते हैं, लगन से आप उस दिशा में फोकस आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही सफलता आपको जरूर मिलती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।